हाय एवरीवन, खमागणी। मेरा नाम संतोष है और स्लीपी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन की। पिछली क्लास में हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पे होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर होते हैं, उनका ओरिजिन कैसे होता है, क्या प्री कंडीशंस होती हैं उनके ओरिजिन के लिए, और क्या एसोसिएटेड फीचर्स होते हैं उनके, क्या एसोसिएटेड वेदर्स होते हैं उनके। आज हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन की। टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में ना होके 35 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के अंदर होते हैं, इसीलिए इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, या क्योंकि ये टेम्परेट एरिया में होते हैं इन्हें टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन को समझने से पहले हमें फ्रंटोजेनेसिस, ऑकलैंड फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, इन सबको समझना पड़ेगा। बट अगले 15-20 मिनट के लिए मेरे साथ रहिए। टेम्परेट साइक्लोन इतना अच्छे से समझ में आएगा, इससे एसोसिएटेड जो भी की टर्म, की वर्ड होगा, वो सारी चीज़ें बहुत ईजिली एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है, बट टेम्परेट साइक्लोन को समझने से पहले हमें फ्रंट एंड फ्रंटोजेनेसिस को समझना पड़ेगा, ये क्या होता है। इससे पहले एक बात करते हैं, हमने लास्ट वाले लेक्चर में बात करी थी एयर मासेस की। एयर मासेस क्या होते हैं? देखो, एयर मासेस बहुत ही बड़ा एक एरिया होता है एयर का, जो होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स लेके होता है टेम्परेचर के अंदर और ह्यूमिडिटी के अंदर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशन के अंदर स्पेसिफिकली अगर हम लेते हैं, जैसे कि इंडियन ओशन के अंदर, लेट्स से कि इंडियन ओशन के ऊपर का जो एयर ब्लॉक है, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन ओशन की एसोसिएट करेगा। इंडियन ओशन क्या है, एक तो वार्म है और ओशन है, मतलब वाटर है, तो क्या होगा, टेम्परेचर ऐसे के अंदर हाई होगा। और क्योंकि ये वार्म है, ओशन है, तो ह्यूमिडिटी, इवोपरेशन की वजह से ह्यूमिडिटी भी हाई होगी। अब ये सेम सिचुएशन हम इमेजिन करते हैं बेरिंग सी के अंदर। बेरिंग सी कहाँ है, जो हमारा आर्कटिक सी और हमारे पैसिफिक सी को मिलाता है। ठीक है, जो हमारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट और हमारे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के बीच में है। अब बेरिंग सी क्या है, ये कोल्ड एरिया है, ये आर्कटिक सर्कल के अंदर फॉल होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहेगा, काफ़ी कम रहेगा। और टेम्परेचर क्योंकि बहुत कम है, तो ह्यूमिडिटी, हालांकि ये ओशियन है, हल्की सी रहेगी, बट कंपैरेटिवली कम रहेगी, इसलिए हम इसे डैश डैश में दिखा देते हैं। अब बेरिंग सी के ही पैरेलल के अंदर जो अलास्का रीजन है, अगर हम वहाँ पे जो एयर मास है उसकी अगर हम बात करें, तो अलास्का क्या है, कॉन्टिनेंटल ड्राई एरिया है। ड्राई मतलब आई एम नॉट सेइंग कि पानी नहीं है वहाँ पे, बहुत सारी बर्फ है, बट क्योंकि वहाँ पे सोलर इंसोलेशन नहीं है, तो इवोपरेशन भी नहीं होता है। तो ऐसे के अंदर अलास्का टेम्परेचर बहुत लो रहेगा और ह्यूमिडिटी भी बहुत लो रहेगी। तो ये क्या है, ये डिफरेंट एयर मासेज हैं। ठंडी जगह का एयर मास ठंडा होगा, गर्म जगह का एयर मास गर्म होगा। अब इन्हीं एयर मासेस की जब आपस में ये टकराते हैं, जब ये एयर मासेस आपस में कन्वर्ज करते हैं, दो एयर मासेस आपस में जब कन्वर्ज करते हैं, तो हमारा फ्रंट क्रिएट होता है। और ये फ्रंट, या जो फ्रंटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ये टेम्परेट साइक्लोन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनती है। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रंट क्या होता है। देखो, एक नॉर्वेजियन मीटेरोलॉजिस्ट थे, टॉर बर्गनजन, बर्गरजन, इन्होंने सबसे पहले ये प्रोसेस बताया था कि कैसे फ्रंट बनते हैं। ये मेट्रोलॉजी स्टडी कर रहे थे, मतलब क्लाइमेट की स्टडी कर रहे थे, तो इन्होंने एयर मासेस की स्टडी करी थी। तो इन्होंने बताया था कि जो हमारा टेम्परेट वाला एरिया है, वहाँ पे दो तरह के एयर मासेस, एक तो कोल्ड एयर मास जो कहाँ से आ रहा है, नदर्न पोल से आ रहा है, और एक वार्म एयर मास जो कहाँ से आ रहा है, इक्वेटर से आ रहा है। ये दोनों इस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया पे या टेम्परेट एरिया पे आके टकराते हैं। और ये आपस में जब टकराते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों टकरा के खड़े रहेंगे। अब क्या होगा, इनके बीच में लड़ाई होगी, कोई एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करेगा। तो ये जो कन्वर्जिंग एयर मासेस हैं, जिनमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, टेम्परेचर, वेलोसिटी, ह्यूमिडिटी, डेंसिटी होगी ना, क्योंकि जो नॉर्थ पोल से आ रहा है वो क्या होगा, ठंडा होगा, ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली कम होगी, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ठंडा है, ठंडी चीज़ की डेंसिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम होगी, क्योंकि कोल्ड है, डेंस है, तो बहुत तेजी से मूवमेंट नहीं करेगा जो नदर्न पोल से आ रहा है, जो या हम बोलें कि हमारा कोल्ड एयर मास है। लेकिन जो वार्म एयर मास रहेगा, जो इक्वेटर से आ रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, टेम्परेचर हाई रहेगा, ह्यूमिडिटी हाई रहेगी, डेंसिटी कम रहेगी, और वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अब जब ये दोनों एयर मासेस आपस में टकराते हैं, कन्वर्ज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फ्रंट। और इसी में एक प्रोसेस होता है फ्रंटोजेनेसिस, जब नए फ्रंट का क्रिएशन होता है, जब कोल्ड एंड
वार्म एयर मास आपस में टकराते हैं तो उसे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये फ्रंटोजेनेसिस की है। जेनेसिस हो रहा है, फ्रंट का जेनेसिस, फ्रंट का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। और अगर वो फ्रंट धीरे धीरे डाई करने लगे, वो डिस्ट्रक्शन की प्रोसेस पे आ जाए, तो हम उसे बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। हम बोलते हैं ना डायलिसिस हो रहा है इसका, फ्रंटोलिसिस। फ्रंट धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, फ्रंट धीरे धीरे डाई आउट हो रहा है, तो ये फ्रंट एंड फ्रंटोजेनेसिस की है। तो ये कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस हैं। ये पूरा एक एयर मास वार्म का ब्लॉक है जो रेड दिख रहा है। जो ब्लू है, ब्लू जनरली हम कोल्ड को दिखाते हैं, रेड हम जनरली वार्म को दिखाते हैं। ये दो है। हम क्योंकि एग्जाम में इस तरह का डायग्राम बहुत जल्दी बनाना आसान नहीं होता है, इसलिए हम इस तरह का एक लेजेंड लेते हैं, इस तरह का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। जो राउंड फिगर्स होती हैं उसे हम वार्म एयर फ्रंट बोलते हैं, जो हमारी कॉनिकल शेप की होती है इसे हम कोल्ड एयर फ्रंट बोलते हैं। अब ये दोनों फ्रंट आपस में मिलते हैं, एज आई सेड कि वो स्टेशनरी तो रहेंगे नहीं, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, तो उनके इंटरैक्शन के अंदर यहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, वार्म फ्रंट ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होता है, बहुत सारी स्टेजेस होती है जिनको हम अभी समझेंगे। तो फ्रंटोजेनेसिस हमें समझ आ गया। फ्रंटोजेनेसिस क्या है? इट इज अ वॉर बिटवीन द टू एयर मासेस। इट इज अ वॉर बिटवीन द टू एयर मासेस। जब ये दो कोल्ड एंड एयर, दो कोल्ड एंड वार्म आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे ये लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे आपस में, कोई एक दूसरे को ओवर पावर करेगा, साइक्लोन का जनरेशन होगा। बट कितने टाइम युद्ध चलाएंगे? इवेंचुअली तो ये ड्राई आउट हो ही जाएंगे। तो जब ये डिसिपेशन की फॉर्म में आ जाएंगे तो इसे हम फ्रंटोलिसिस बोलते हैं। तो फ्रंटोजेनेसिस के लिए हमेशा कन्वर्जेंस मतलब मिलना होता है दो डिस्टिंक्ट एयर मासेस का, कोल्ड एंड वार्म का। कोल्ड एंड कोल्ड मिला तो फ्रंटोजेनेसिस नहीं होगा, वार्म एंड वार्म मिला तो भी फ्रंटोजेनेसिस नहीं होगा। इट हैज टू बी कोल्ड एंड वार्म ओनली एंड ओनली, ठीक है। नदर्न हेमिस्फेयर के अंदर, जैसा कि हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में पढ़ा था, ये जनरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर इनका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। सेम रीजन कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। देयर इज अ सेम एग्जैक्टली सेम रीजन एज इन दी ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये हमारा एक एयर सर्कुलेशन है डिप्रेशन के अंदर, या फिर जो हम बताएं कि फ्रंट है उसके अंदर कैसे बनता है। इससे एसोसिएटेड चीजें हम अभी पढ़ेंगे। बट फ्रंटोजेनेसिस बनने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, यू हैव टू पे अटेंशन हियर। सबसे पहली तो टेम्परेचर डिफरेंस। एज आई सेड, कोल्ड एंड कोल्ड का नहीं बनेगा, वार्म एंड वार्म का नहीं बनेगा। इट हैज टू बी कोल्ड एंड वार्म। कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस जब आपस में टकराएंगे तो कंट्रास्टिंग टेम्परेचर होगा, वहां पे फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंट क्रिएशन होगा। दूसरी चीज है कि ये एयर मासेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। मान लो कि अगर वार्म एयर कोल्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या ये टकरा रहे हैं? नहीं, दोनों अपने रास्ते जा रहे हैं, तो इससे नहीं बनेगा। वार्म एंड कोल्ड दोनों को एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे से टकराने की डायरेक्शन, जैसे दो गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होता है, एक उधर से आ रही थी एक सामने से आ रही थी, दोनों टकरा गई, वैसा इवेंट होना पड़ेगा इसके लिए। ये एक प्री रिक्विजिस्ट कंडीशन है फ्रंटोजेनेसिस बनने के लिए। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन। डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन क्या होता है भाई? देखो, जब दो फ्रंट या जब कोई भी दो डिफरेंट एयर मासेस आपस में टकराएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के एयर सर्कुलेशंस बनेंगे। इनमें पहला होता है ट्रांजिटरी एयर सर्कुलेशन, मतलब कि सीधे दोनों एयर मासेस आपस में एक दूसरे से पैरेलल चल रहे थे, एक ही डायरेक्शन के अंदर वो निकल गए हैं, तो इस कंडीशन में फ्रंटोजेनेसिस नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही है, दोनों अपने रास्ते निकल गए, तो नहीं बनेगा। दूसरा होता है रोटेटरी एयर सर्कुलेशन। अगर ये साइक्लोनिक या एंटी साइक्लोनिक रोटेटरी कंडीशन के अंदर आ गए हैं तो भी इनके अंदर रोटेशन स्टार्ट हो गया है, फ्रंटोजेनेसिस क्रिएशन नहीं होगा। थर्ड कंडीशन होती है कन्वर्जन साइक्लोन। कन्वर्जन मतलब कि यहाँ पे आके ये लो प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया से एयर फिल होके आ रही है, विच मीन्स कि इसने आके लो प्रेशर एरिया को फिल कर दिया है। ऐसे के अंदर भी साइक्लोन, हमारी जो टेम्परेट साइक्लोन की कंडीशन है, फ्रंटोजेनेसिस की कंडीशन है, वो नहीं होगी। एंड सेम फॉर डाइवर्जेंट ऑल्सो। अगर बाहर लो प्रेशर एरिया है, अंदर हाई प्रेशर एरिया है, तो ये डाइवर्जेंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगी। सिर्फ एक कंडीशन जिसे हम डिफॉर्मेशन सर्कुलेशन बोलते हैं, जिसके अंदर ये मान लो कि कोल्ड है और ये वार्म है, ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को ऐसा नहीं है आते ही इन्होंने एक दूसरे को ध्वस्त कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के पैरेलली चलेंगे, फिर एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन सर्कुलेशन बनना
बहुत ज़रूरी है। डिफॉर्मेटरी सर्कुलेशन इज़ वन ऑफ द प्री रिक्विजिस्ट कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंटोजेनेसिस, और जब फ्रंटोजेनेसिस बनेगा तभी हमारा साइक्लोन बनेगा। फ्रंट जनरली 4 तरह के होते हैं, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, ऑकलैंड फ्रंट एंड स्टेशनरी फ्रंट। फटाफट से देखते हैं। अच्छा, ये जो वार्म एंड कोल्ड फ्रंट हम देखते हैं ना, ये डिपेंड करता है फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ परसेप्शन। अगर आप कोल्ड एयर फ्रंट की तरफ खड़े हो और आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि ये कोल्ड फ्रंट है, लेकिन अगर आप वार्म फ्रंट की साइड में खड़े हो और आप यहाँ से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वार्म फ्रंट है। इसी एक डायग्राम के अंदर मैं यहाँ पे अगर खड़ी हूँ तो मुझे ये कोल्ड दिखेगा, और मैं अगर यहाँ खड़ी हूँ तो मुझे ये वार्म दिखेगा। ठीक है, इट इज जस्ट कि आप कौन से फ्रंट की तरफ देख रहे हो। ओके, बाकी दो कंडीशंस होते हैं हमारी, ऑकलैंड फ्रंट एंड स्टेशनरी फ्रंट। ये वो होते हैं जब दोनों आपस में इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले बात करते हैं वार्म फ्रंट की। वार्म फ्रंट का हमको पता है कि वार्म फ्रंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, वार्म रहेगा, टेम्परेचर अप है, लाइट है, डेंसिटी कम है, वेलोसिटी हाई है, और काफ़ी एक्टिव एंड एग्रेसिव होता है। तो ये धीरे 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 कोल्ड एंड डेंस जो हमारी एयर है, कोल्ड एयर मास है, उसकी तरफ ये मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। बट इसका मूवमेंट कोल्ड एयर मास की वजह से की बजाय काफ़ी तेज होता है। ये जनरली 1:100 या 1:400 के रेशियो में धीरे धीरे स्लोप पे ऊपर उठता है। अब क्योंकि ये वार्म एयर मास है, एडियाबैटिक कूलिंग होगी, विच मीन्स कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होगा, मतलब कि धीरे धीरे ये हवा ठंडी होगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और धीरे धीरे प्रेसिपिटेशन होगा। तो वार्म फ्रंट की एक बहुत अच्छी खूबी होती है कि धीरे धीरे वो क्या, देखो इसको ना ऐसे समझो, मैं इसे बड़े अच्छे तरीके से समझाती हूँ कि मान लो कि 2 सुमो पहलवान है। एक सुमो पहलवान जो है वो थोड़ा सा हेवी वेट है, ठीक है, जनरली जो हम जापानीज के सुमो पहलवान देखते हैं। एक जो है वो बेचारा बॉलीवुड हीरो थोड़ा सा पतला सा है। अब ये जो पतला है ये समझो कि वार्म एयर फ्रंट है, और जो थोड़ा सा हमारा हेल्दी लाइक जापानीज सुमो पहलवान है ये हमारा कोल्ड फ्रंट है। अब क्या वार्म एयर फ्रंट कोल्ड एयर फ्रंट को उठा सकता है? मिरेकल की बात मत करो, नॉट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपर ह्यूमन, इन जनरल कंडीशंस ही कांट। बट कोल्ड वार्म को उठा सकता है, ये उठा के इसको फेंक भी सकता है ना। तो यहाँ पे क्या है कि क्योंकि कोल्ड डेंस है, बहुत हेवी है, ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, तो ये तो खिसकेगा नहीं। तो वार्म एयर फ्रंट को ये धीरे धीरे ऊपर खिसकाना शुरू कर देता है कि भाई तू तो हल्का है, तू कूल है, तू तो एक्टिव है, तू धीरे धीरे ऊपर खिसक जा, मैं नीचे वाले एरिया पे रह जाता हूँ, जो बिल्कुल सरफेस के पास वाला एरिया है यहाँ पे मैं रह जाता हूँ, और तू ऊपर खिसक जा। तो जब ये वार्म एयर फ्रंट धीरे धीरे ऊपर खिसकेगा तो क्या होगा, ये ठंडा होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट होगा, कंडेंसेशन होगा, और यहाँ पे हमारे निम्बो स्ट्रेटस, एल्टो स्ट्रेटस, सीरो स्ट्रेटस एंड सीरियस क्लाउड बनना स्टार्ट होंगे। तो वार्म फ्रंट के एसोसिएटेड जो कंडीशंस होती हैं वो होती हैं प्रेसिपिटेशंस की। यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है यहाँ पे वार्म एयर मॉइस्ट की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा है। अब इसमें भी दो कंडीशंस हैं कि अगर अग्रेसिव वार्म एयर हमारी स्टेबल है और काफ़ी इतनी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठने के बाद में जब टेम्परेचर ज़्यादा गिरेगा तब कंडेंसेशन होगा और पानी गिरेगा, प्रेसिपिटेशन होगा। लेकिन अगर वो बहुत मॉइस्ट और अनस्टेबल है तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा ऊपर उठते ही उसे लगेगा कि अरे यार मैं तो बहुत भर गया हूँ, मैं बहुत सेचुरेशन हो गई है मेरे अंदर, तो चलो कि ठीक है अब प्रेसिपिटेशन कर दिया जाए। ठीक है, सो दीज आर टू points associated with the warm front. Now coming to the cold front. cold front में क्या होगा, अच्छा ये तो सिंपल डायग्राम में आप देख लेना। कोल्ड फ्रंट में क्या होगा कि कोल्ड एयर जो है ना वो काफ़ी एक्टिव एंड अग्रेसिव होगी, बट ओनली ऑन दी सरफेस, ये ऊपर नहीं उठेगी, ये इन्वेड करेगी और वार्म एयर टेरिटरी को ऊपर उठाएगी। ये बोलेगी कि यार गर्म हवा, तू तो हल्की है, तू तो बहुत ही तेजी से चलती है, तेरे पास तो मॉइस्चर है, तू ऊपर उठ जा। तो धीरे धीरे ये फोर्सेबली वार्म हवा को ऊपर की तरफ उठाना स्टार्ट कर देगी। ऐसे में जब हवा ऊपर उठती है तो नीचे की जो एयर मोशन है वो धीरे धीरे रिटार्टेड हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो देखो, जो जितनी हवा ऊपर की तरफ उठेगी, हमें पता है कि जो हमारा एयर सर्कुलेशन होता है वो 3 फोर्सेस की वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, और एक चौथा भी होता है सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से। ठीक है, जो सेंट्रल के अंदर लगता है, पॉइंट की तरफ लगता है। आगे जब हम क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो अभी हम और ज़्यादा डिप में पढ़ेंगे।
बट कोल्ड फ्रंट क्या होगा कि धीरे धीरे मूव करेगा, पूरे वार्म फ्रंट को ऊपर की तरफ उठा देगा। इसकी एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जनरली ये थिक क्लाउड, हेवी डाउनपोर, थंडर एंड लाइटनिंग, ये सब चीज़ें एसोसिएटेड रहेंगी इसके साथ में। ठीक है, तो ये कोल्ड फ्रंट है यहाँ पे हमारा। कोल्ड फ्रंट में जनरली हम क्योंकि हमने बताया था कि हम इसे कॉनिकल शेप में दिखाते हैं, यहाँ पे जो बारिश है ना वो इसलिए होगी क्योंकि वार्म एयर, मोइस्ट एयर है, इसको ऊपर उठा रहा है, खुद नहीं ऊपर उठ रहा है, ये इसको ऊपर उठा रहा है, तो यहाँ पे इसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके। अब हमारा तीसरा फ्रंट आता है ऑकलैंड फ्रंट। ऑकलैंड फ्रंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑकलैंड फ्रंट वो स्टेज होती है जहाँ पे कोल्ड फ्रंट जो है वो एक रोटेटिंग, देखो ऑक्लेजन क्या है, ऑक्लेजन एक प्रोसेस है जहाँ पे कोल्ड फ्रंट ऑफ ए रोटेटिंग एयर, रोटेटिंग लो प्रेशर सिस्टम वार्म फ्रंट के साथ कैचअप कर लेता है और वार्म फ्रंट इनके बीच में एज अ सैंडविच हो जाता है। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो डायग्राम मेरा थोड़ा सा ऐसे ही बनेगा, हाथ कम चल रहा है आज। ये वार्म है और ये कोल्ड एयर मासेस हैं। जब ये दोनों आपस में टकराए तो क्या हुआ कि कोल्ड एयर मास भी मूवमेंट कर रहा है, बट वो सिर्फ सरफेस पे मूवमेंट कर रहा है। इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, कोल्ड एयर मास डेंस है, ये सिर्फ सरफेस के आसपास में मूवमेंट कर रहा है, ये नहीं ऊपर उठ रहा है। बट ये क्या कर रहा है, ये वार्म एयर मास को धक्का दे रहा है कि तू ऊपर उठना, तू ऊपर उठना, तू क्यों नहीं जा रहा है ऊपर, तू जा। तो ये क्या कर रहा है, खुद तो नीचे पूरी सरफेस पे फैल रहा है और वार्म को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है। तो ये धीरे धीरे इसको क्लोज करना शुरू कर देगा, ये बोलेगा पूरी टेरिटरी मेरी ही है। तो इस तरीके से करते हुए क्या होगा कि ये इस तरीके से एक सैंडविच रिएक्शन बना लेगा कि यहाँ पे पूरा का पूरा कोल्ड एयर मास है और यहाँ पे थोड़ा सा वार्म एयर मास बचेगा। ये जो फ्रंट बनता है वी शेप के अंदर, इसको हम बोलते हैं ऑकलैंड फ्रंट। यहाँ पे देखो कोल्ड एयर मास है, कूलर एयर है, यहाँ पे क्या करा इसने, ऑलमोस्ट सैंडविच कर दिया है वार्म एयर मास को कि अब तुम्हारा कुछ बचा ही नहीं है। कोल्ड एंड ड्राई एयर है, कूल एयर है, पूरा ये इसने अपना यहाँ पे एक ऐसे मान लो कि सरफेस पे पूरी कोल्ड एयर मास ही बिछ गई है। वार्म फ्रंट जो है वो डिस्प्लेस हो गई है ग्राउंड सरफेस से, हल्का सा पोर्शन बचा है सैंडविच्ड बिटवीन दी कोल्ड एयर फ्रंट। तो यहाँ पे जब फ्रंटोजेनेसिस बिगिन होगा तो वार्म एयर सेक्टर जो है, जो वार्म सेक्टर है वो पूरा का पूरा डिमिनिश हो जाएगा और जो कोल्ड एयर मास है वो ग्राउंड पे पूरा फैल जाएगा, बोलेगा कि अब तो ग्राउंड पे मैं ही हूँ। जो वार्म एयर मास है वो तो ऊपर की तरफ उठ चुका है। आई एम गोइंग टू शो यू अ डायग्राम जिसमें ये पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑकलैंड फ्रंट पे जो वेदर होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स फ्रंट बन जाता है क्योंकि ये एक मिक्सचर होता है कोल्ड फ्रंट का और वार्म फ्रंट का। जनरली ये वेस्टर्न यूरोप वाला जो एरिया है हमारा, वहाँ पे काफ़ी एसोसिएटेड इसकी वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि ये कोल्ड एंड वार्म फ्रंट की एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन, एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन बनती है, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाउड्स दिखाई देता है। वार्म फ्रंट क्लाउड्स और कोल्ड फ्रंट क्लाउड जो हैं वो इस ऑक्लेशन स्टेज के एक दूसरे के ऑपोजिट में देखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो, ये पूरी सरफेस है, ठीक है, लगभग 400 किलोमीटर की सरफेस है ये। यहाँ पे पूरा का पूरा ये कोल्ड फ्रंट जो है बिछ गया है और ये जो रेड वाला दिख रहा है आपको ये पोर्शन, ये वार्म एयर है जो कि ग्राउंड से रेज हो गई है और ये दो कूल एयर मासेस के बीच में सैंडविच्ड हो गई हैं, वेज्ड हो गई हैं। ये बनता है ऑकलैंड फ्रंट। इन एन ऑकलैंड फ्रंट ए कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स ए वार्म फ्रंट, लिफ्टिंग ए पूल ऑफ वार्म मॉइस्ट एयर अपवर्ड। इसकी वजह से क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस आती हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ऑकलैंड बनता है तो उसके बाद में धीरे, मतलब कि ये साइक्लोन अभी पूरी मेच्योर स्टेज के अंदर आ गया है, फिर धीरे धीरे डिसिपेशन स्टार्ट होता है। अच्छा, चौथा फ्रंट आता है हमारा स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट होता है जब दो कंट्रास्टिंग एयर मासेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है और कोई हवा ना तो ऊपर उठ रही है, ना कोई कोल्ड फ्रंट मूवमेंट कर रहा है, ना वार्म फ्रंट मूवमेंट कर रहा है। बस जैसे नहीं होता है कि दो आर्मीज एक दूसरे को डराने के लिए एक दूसरे के आमने सामने आके खड़ी हो गई हैं, लड़ाई भी नहीं कर रही हैं, बस खड़ी हैं, तो वो होता है स्टेशनरी फ्रंट। इसके अंदर कोल्ड एयर मास अपनी जगह पे खड़ा है, वार्म एयर मास अपनी जगह पे खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं है दोनों के अंदर। ये होती है स्टेशनरी फ्रंट की कंडीशंस। ठीक है, जैसे देखो वार्म वार्म की जगह है, कोल्ड कोल्ड की जगह है। ओके ओके, अब हम बात करते हैं कमिंग टू टेम्परेट साइक्लोन। आई नो थोड़ा लेट हो गया, बट फ्रंट एंड फ्रंटोजेनेसिस एंड टाइप्स ऑफ फ्रंट समझना बहुत ज़रूरी है टेम्परेट साइक्लोन को समझने से पहले।
अब टेम्परेट साइक्लोन भी क्या हुआ, क्योंकि ये साइक्लोन है तो जाहिर सी बात है कि ये लो प्रेशर सिस्टम तो होना ही है, और हम बोल रहे हैं टेम्परेट तो कहाँ पे होगा भाई, मिडिल लैटिट्यूड्स के अंदर होगा। अब क्योंकि ये हम बोल रहे हैं टेम्परेट है, लो प्रेशर है, मिडिल लैटिट्यूड्स के अंदर है, तो यहाँ पे क्या होगा, बारिश तो होगी ही। तो यहाँ पे कन्वर्जिंग एंड राइजिंग होगा। कन्वर्जिंग किसका हो रहा है, कोल्ड एंड वार्म एयर मास का। राइजिंग किसका हो रहा है, वार्म एयर मास का। तो क्लाउडलीनेस होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, ये सब चीजें एसोसिएटेड होंगी। जनरली ये 35 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में बनता है, दोनों हेमिस्फेयर के अंदर। और ये इसी 35 to 65 में ही क्यों बनता है, क्योंकि 65 से ऊपर हमारा जो आर्कटिक रीजन है वहां से आती है कोल्ड एयर, और 35 से नीचे हमारी जो वार्म एयर है वहां से आती है, जो इक्वेटर साइड से वहां से आती है हमारी वार्म एयर। ठीक है, सो दैट इज वाई 35 इन 65। ठीक है, तो अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें टेम्परेट साइक्लोन में, तो ये हमारा 35 to 65 नॉर्थ एंड साउथ के अंदर, यूएस एंड कनाडा वाला जो एरिया है, सीरा नवेदा, कोलोराडो, ईस्टर्न कैनेडियन रॉकीज वाला, ग्रेट लेक्स वाला, बेरेंट सी वाला एरिया, रशिया साइबेरिया वाला एरिया, वहाँ पे होता है। मेडिटेरेनियन बेसिन पे इंडिया के अंदर विंटर में जो बारिश होती है, जिसे हम बोलते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं, वो भी हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो जैसे कि इंपॉर्टेंट फ्रंट जो बनते हैं वो अटलांटिक आर्कटिक फ्रंट बनता है, नॉर्थ अमेरिका पोलर फ्रंट बनता है, मेडिटेरेनियन फ्रंट बनता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इन सदर्न हेमिस्फेयर बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, कहाँ कहाँ पे है, जाहिर सी बात है यू कैन सी। अच्छा देखो, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्मेशन है। जब हमने ट्रॉपिकल में देखा था तो हमने सिर्फ मूवमेंट देखा था कि किस तरीके से मूवमेंट कर रहा था, वो आगे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको फ्रंट दिख रहा है, एक कोल्ड फ्रंट है, वार्म फ्रंट है, कोल्ड फ्रंट है, वार्म फ्रंट है, कोल्ड है, वार्म है। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रंटिंग दिख रही है, मतलब कि हम जब इसको डायग्राम में भी दिखाते हैं तब भी हम इसको फ्रंटिंग में दिखाते हैं। सेकंड, आपको यहाँ पे एल एच एल एच एल एच दिख रहा होगा, ये है लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। जहाँ पे भी फ्रंट है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया एसोसिएटेड रहेगा, और बाकी मतलब ये जनरली इसी तरीके से चलता है अप एंड डाउन में, क्योंकि ये जेट स्ट्रीम के साथ में चलता है, तो आपको हाई प्रेशर एरिया भी यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बात करें तो 1918 के अंदर बर्जिकन्स थे, वी बर्जिकन्स एंड जे बर्जिकन्स, इन्होंने सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट का, जिसे इन्होंने फ्रंटल थ्योरी बोला था, या जिसे इन्होंने पोलर फ्रंट थ्योरी बोला था, इसका डेवलपमेंट दिया था। अब ये क्योंकि फ्रंट थ्योरी है, फ्रंट थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, मतलब क्या है, फ्रंट में क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज के जो एयर मासेस हैं वो कन्वर्ज हो रहे हैं, कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस। एक जो है वो पोलर से आने वाला कोल्ड डेंस होगा, और वो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में आएगा, जाहिर सी बात है, और जो दूसरा है वो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल से आने वाला वार्म मॉइस्ट होगा। ठीक है, वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट बनेगा। अब जब ये दोनों एयर मासेस आपस में कन्वर्ज होते हैं, मिलते हैं, टकराते हैं मिड लैटिट्यूड टेम्परेट एरियाज के अंदर, तो आपस में एक दूसरे से थोड़ी सी देर पैरेलल मूव करते हैं, स्टेशनरी फ्रंट फॉर्म करते हैं, और उसके बाद में इनका जो मूवमेंट है वो वेव लाइक फॉर्मेशन में एक दूसरे के एरिया में ये इंट्रूड करना स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले जब मिलेंगे, ये कोल्ड फ्रंट आ रहा है यहाँ पे पोलर एरिया से, और वार्म फ्रंट आ रहा है यहाँ पे इक्वेटर एरिया से। जब ये आपस में मिलेंगे तो थोड़ी सी देर के लिए ये अनस्टेबल कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बट धीरे धीरे ये क्या करेंगे, कोल्ड फ्रंट जो है ये बोलेगा कि भाई मैं यहाँ क्यों रुकूं, मैं तो चला था इक्वेटर की तरफ जाने के लिए, मैं जाऊंगा इक्वेटर की तरफ। और वार्म बोलेगा भाई मैं चला था पोलर की तरफ जाने के लिए, तो मैं जाऊंगा। तो ये क्या करेगा, आपस में जिस डायरेक्शन में चल रहे थे उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक वेव लाइक कंडीशन बन जाती है, और ये जो कंडीशन बनती है यही कंडीशन हमारी साइक्लोजेनेसिस की कंडीशन को बनाना स्टार्ट करती है। अब मेरी बात सुनना, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको। दोनों एयर मासेस जब आपस में कोलाइड करेंगे तो एक दूसरे की टेरिटरी में क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो इस तरह की एक वेवी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, कहाँ गया डायग्राम, ये रहा। तो इस तरह की एक वेवी सिचुएशन क्रिएट करेंगे। जब ये इस तरह की वेवी सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे फ्रंट क्रिएट होगा, मतलब जो कोल्ड एयर मास है वो वार्म एयर मासेस की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, और जो वार्म एयर मासेस है वो कोल्ड एयर मासेस की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। अब ऐसे के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से सुनो, अब ऐसे के अंदर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा जब ये एक दूसरे की तरफ इंट्रूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गर्म हवा है, जो वार्म एयर मास है वो लाइटर है, ऊपर की तरफ उठेगी,
इसकी वजह से यहाँ पे इसी जगह पे जब हवा ऊपर की तरफ उठेगी वार्म एयर मास, यहाँ पे सेंटर ऑफ लो प्रेशर फॉर्म होना स्टार्ट होगा। और जैसे ही सेंटर ऑफ लो प्रेशर फॉर्म होना स्टार्ट होगा, क्या होगा, सारी डायरेक्शन से हवा गश करती हुई इसकी तरफ आना स्टार्ट होगी। अब क्योंकि हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन में पढ़ा था कि यहाँ पे कोरोलियस फोर्स है, तो आती हुई हवा सीधा इसको आके फिल नहीं कर देगी, क्या होगा, वो घूम के आएगी, वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, नहीं सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। वो धीरे धीरे सर्कुलर बनाना स्टार्ट कर देगी, साइक्लोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे के अंदर धीरे धीरे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेव है वो वार्म फ्रंट कहलाता है, और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रंट है, मतलब ईस्टर्न वाला डायरेक्शन जो है वो वार्म, और जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो कोल्ड एयर फ्रंट कहलाता है। अब ये वार्म एंड कोल्ड एयर फ्रंट आपस में अग्रेसिवली होके एक दूसरे की तरफ बहुत मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे। एंड साथ में क्योंकि लो प्रेशर की कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, इसको भी फिल करने की कोशिश करेंगे, तो कोल्ड एयर मास मूवमेंट करेगा इक्वेटर की तरफ, इसको धीरे धीरे फिल करने की कोशिश करेगा, और जो वार्म एयर मास है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जो लो प्रेशर एरिया है, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द साइक्लोन है, मतलब हमारा जो वार्म एरिया है, मतलब जो हमारा लो प्रेशर वाला एरिया है, कि धीरे धीरे इंटेंसिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे ये इंटेंसिफाई होगा वैसे वैसे हमारा साइक्लोन जो है वो मेच्योरिंग स्टेज पे पहुंचेगा। बट एट अ पॉइंट जब कोल्ड एयर पूरा का पूरा एकदम अधिकार जमा लेगी ग्राउंड सरफेस पे, पूरे वार्म एयर फ्रंट को ऊपर की तरफ उठा लेगी, तो ऐसे के अंदर फ्रंट खत्म हो जाएगा, वार्म फ्रंट डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं ऑक्लेजन डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस। धीरे धीरे वो माइनर साइक्लोन, सब साइक्लोन एंड धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेट साइक्लोन के फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज होता है जिसमें दोनों एयर मासेस कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टीज के आपस में आके कन्वर्ज हुए हैं। बस ये देखो, ये एयर है आपस में आके बस ये कन्वर्जेंस हुआ है, अभी यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, इसे हम इनिशियल स्टेज बोलते हैं। सेकेंड स्टेज आती है हमारी इंसिपिएट स्टेज। इंसिपिएट स्टेज के अंदर जो कोल्ड एंड वार्म एयर मासेज हैं वो एक दूसरे की टेरिटरीज के अंदर घुसना स्टार्ट करते हैं, और एक वेव लाइक कंडीशन, इस तरह की एक कंडीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, एक वेव लाइक कंडीशन बनती है। ठीक है, थर्ड स्टेज आती है मेच्योरिंग स्टेज, जिसमें साइक्लोन पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, आइसोबार सर्कुलर हो जाते हैं, लो प्रेशर एरिया बन जाता है ईस्टर्न साइड के अंदर, और जो एयर है वो इसकी तरफ आने की कोशिश करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये मेच्योर स्टेज है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एरिया है ना, ये वार्म का एरिया है, मतलब अभी जब मेच्योर स्टेज के अंदर जो वार्म एयर फ्रंट है वो पूरा का पूरा ऊपर नहीं उठा है, अभी वो है थोड़ा सा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर उठा, पूरा एरिया नीचे कोल्ड फ्रंट ने अपना कब्जा कर लिया है इस पे, और वार्म एयर फ्रंट जो है वो ऊपर उठा दिया है उसको, और ये हमारी ऑकलैंड स्टेज, मतलब डिसिपेशन की स्टेज धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमारा ऑक्लूजन ऑफ साइक्लोन होता है, जो धीरे धीरे डिसिपेट होना और साइक्लोन डाई आउट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर आवर कंडीशंस फॉर टेम्परेट साइक्लोन। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन अपने आप में एक बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके साइज, शेप एंड वेलोसिटी की बात करें तो जनरली ये सर्कुलर, सेमी सर्कुलर या वी शेप का भी हो सकता है, डिफरेंट शेप का हो सकता है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन होगी कि इनमें, इनके सेंटर में लो प्रेशर एरिया होगा, और इसमें क्लोज्ड आइसोबार, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है वो हमारी काफ़ी हाई होगी। जनरली टेम्परेट साइक्लोन्स अर्थ सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे हमने ट्रॉपिकल में देखा था कि आई ऑफ साइक्लोन है और उसके चारों तरफ में इस तरीके से हमारे क्लाउड फॉर्मेशन हो रही थी लाइक अ बटरफ्लाई। बट टेम्परेट साइक्लोन में ऐसी कंडीशन देखने को नहीं मिलती है। जनरली ये इन्वर्टेड वी इस तरह की, कि ये कोल्ड एयर मास है और ये वार्म एयर मास है, इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। बट ये बहुत बड़ा एरिया कवर अप करती है, लगभग 500 से 600 किलोमीटर का इनका डायामीटर बहुत आइडियल होता है, बहुत बड़ा होता है। आइडियल साइक्लोन का लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास का होता है। बट इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, 10 से 12 किलोमीटर की हाइट होती है। और ये वेस्टर्न डायरेक्शन में, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस के अंदर, वेस्टर्न डायरेक्शन के अंदर, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या थे, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस के अंदर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे थे, है ना। और टेम्परेट साइक्लोन क्या है, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस के अंदर ये ईस्टवर्ड मूवमेंट करते हैं।
विंड की सिस्टम की अगर हम बात करें तो अब अगर हम एसोसिएटेड कंडीशंस, एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस की बात करें तो डिफरेंट एयर मासेस की डिफरेंट वेदर कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट टेम्परेचर्स होता है। तो इसलिए टेम्परेट साइक्लोन के पास में हमें डिफरेंट टाइप की वेदर कंडीशंस भी मिलती हैं। वार्म फ्रंट पे कैसी कंडीशन मिलेगी, कोल्ड फ्रंट पे कैसी कंडीशन मिलेगी, कोल्ड सेक्टर में, वार्म सेक्टर में कैसी मिलेगी। वार्म सेक्टर वार्म एयर मास है, वार्म फ्रंट जहाँ पे वो कोल्ड एयर मास से टकरा रहा है वो है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये वार्म सेक्टर है, ये कोल्ड सेक्टर है, ये वाला कोल्ड फ्रंट है और ये वाला वार्म फ्रंट है, ठीक है। ये चार चीजें हैं। अब जब साइक्लोन आएगा तब क्या है, वेस्टर्न डायरेक्शन के मतलब ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जब चलेगा तो धीरे धीरे इसकी विंड वेलोसिटी स्लो डाउन होती है, एयर प्रेशर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और एक सन एंड मून के चारों तरफ एक हेलो, मतलब इनके चारों तरफ एक चक्कर सा दिखाई देता है, जो जब साइक्लोन आते हैं या जब बहुत हेवी क्लाउड कंडीशंस होती हैं तब भी दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं एक हेलो, हेलो आ गया है, मतलब चांद और सूर्य के चारों तरफ हमें एक चक्कर सा दिखाई देता है। अगर वार्म फ्रंट है तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे ऑब्जर्वेंट वार्म फ्रंट के पास में आएगा, बट उसको बहुत ज़्यादा डार्क क्लाउड्स भी दिखाई देना स्टार्ट होंगे, ठीक है। वार्म फ्रंट प्रेसिपिटेशन होगा, वार्म फ्रंट जो है वो बनेगा, कोल्ड फ्रंट बनेगा, कोल्ड फ्रंट में टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एयर प्रेशर इसमें डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वार्म एयर को ऊपर की तरफ उठाएगा, विंड डायरेक्शन इसमें साउथ टू साउथ वेस्टर्ली होगी, कोल्ड फ्रंट प्रेसिपिटेशन बनेगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे एंड एवरीथिंग। So yeah, associated weather conditions are very simple to understand. So this is it with the temperate cyclone. I understand कि थोड़ा सा लंबा हो गया, but you also get a point कि temperate cyclone की थोड़ी सी complex understanding है. We have to understand different type of fronts, different type of stages, क्या इसके prerequisite conditions हैं. Tropical cyclone क्योंकि हो सकता है हमने इतनी बार पढ़ा हो या फिर हम उस एरिया में रहते हैं तो it is very easier for to understand. अच्छा, टेम्परेट साइक्लोन की एक बहुत बड़ी खास बात होती है कि ये लैंड पे भी हो सकता है और ये सी पे भी हो सकता है, बट ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ना वो हमेशा सी पे होगा, ओशन पे होगा, क्योंकि ये जो अपनी एनर्जी है ये ड्राइव करता है वाटर से, ठीक है। जितना ज़्यादा लो प्रेशर होगा इवोपरेशन होगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और अपनी उतनी एनर्जी ये इससे ड्राइव करता है। बट टेम्परेट साइक्लोन के अंदर वो बात नहीं है। टेम्परेट साइक्लोन तो क्या है, दो एयर मासेस का कन्वर्जेंस है कि फाइटिंग है, तो इसको कोई लेना देना नहीं है, ये लैंड पे भी हो सकता है, ये सी पे भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज इट विद द टेम्परेट साइक्लोन. We have also started a course on geography optional for 2025 batch, and we have a running course for the 2024 batch also for geography optional. This is one of the sample videos you are seeing here कि we are trying to make sure that जितने भी complex topics हैं उनमें बहुत ही simple understanding day to day life से लेके इन complex subjects को तैयार किया जाए, मॉक पेपर्स लगाए जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करके उनके साथ अलाइन करके हमारे पूरे कोर्स को कवर अप किया है, पूरा 100% सिलेबस कवरेज है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स. बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी. दैट इज़ इट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. जय हिंद.